अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता हुमियूं व्लॉग्स में एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम आजकल जिस सीक्वेंस में बात कर रहे हैं वो है नोज़। हम नोज़ पे बात कर रहे हैं। नोज़ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारी बीमारियां अभी हमें डिस्कस करना है। आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए एक बहुत ही कॉमन इशू जो कि अक्सर गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों में भी पाया जाता है और वो नोज से रिलेटेड है। मींस एपिस्टैक्सिस मतलब नक्सीर। बहुत से लोगों का कॉमन मौजू है ये। बहुत से लोगों में पाई जाने वाली कॉमन बीमारी है और इस जो बीमारी का ताल्लुक है वो किसी मखसूस एज ग्रुप से नहीं है। ये अमूमन हमें बच्चों में भी नज़र आती है और बड़ों में भी नज़र आती है, फीमेल में भी नज़र आती है और बाज़ औक़ात हम थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों में भी इस बीमारी को देखते हैं कि नक्सीर अक्सर आ जाया करती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नक्सीर, उसके वजूहात, उसकी अलामात और उसके इलाज पर। लेकिन उससे पहले कि हम ये अपना टॉपिक स्टार्ट करें, मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि जो मैं ये बीमारियां आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ और इनसे रिलेटेड जो मैं अलामात आप लोगों को बताती हूँ और जो इलाज पर हम बात करते हैं वो किसी न किसी हवाले से अगर किसी की शिफा याबी का बाइस बन जाए तो ना सिर्फ मेरे लिए बाइस निजात होगी बल्कि इस कार खैर में आप भी हिस्सेदार होंगे। जज़ाकल्लाह। आइए अब हम अपना मौजू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि नक्सीर किसे कहा जाता है, यानी ऐसी क्या कंडीशन होती है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि मरीज़ को नक्सीर आई है या मरीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो तमाम नक्सीर वाले हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो नाक से बग़ैर दर्द के अगर अचानक बग़ैर दर्द के बग़ैर किसी रीज़न के खून का बहना जारी हो जाए तो हम इसे नक्सीर कहेंगे। यानी अगर अचानक बैठे बैठे या चलते हुए या किसी भी ख़ास सिम्टम्स या किसी ख़ास रीज़न के बग़ैर नाक से बग़ैर दर्द के, यानी दर्द नहीं होगा और अचानक से खून का फ्लो शुरू हो जाएगा तो हम इसे नक्सीर ही गिरदानेंगे। ये तकरीबन जो 60% आबादी है हमारी, इसको कभी ना कभी ज़िंदगी में इसका शिकार हो सकती है। अब अगर हम वजूहात पे आएँ कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो कि एपिस्टैक्सिस का बाइस बनती हैं, तो सबसे पहले तो जो मेन रीज़न होती है वो नोज़ की जो अंदरूनी सतह होती है। जैसे कि आप सबको पता है अंदरूनी सतह झिल्ली पे मुश्तमिल होती है, झिल्लियों पे मुश्तमिल होती है। तो वो अगर खुश्क हो जाए किसी भी रीज़न से, कोई भी वजह हो, अगर नाक की अंदरूनी झिल्लियों की या अंदरूनी सतह की खुश्की पाई जाएगी मरीज़ में तो ये भी नक्सीर का सबब बन जाएगी। इसी तरह बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि वो नोज़ की सफाई करते वक्त अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं और काफ़ी गहराई में जाके उसको नाक को साफ करते हैं। तो बाज़ औक़ात उनके नेल्स की खराश की वजह से या वो झिल्ली में ज़ोर से हिट करने की वजह से भी नक्सीर का जारी होना पाया जाता है। इसी तरह एक और अगर ख़वातीन के हिसाब से देखा जाए तो ख़वातीन में हमल के दौरान भी बाज़ ख़वातीन को नक्सीर की शिकायत हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैं अपनी पिछली व्लॉग्स में नेज़ल पॉलिप्स पे बात कर चुकी हूँ। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे, अगर किसी मरीज़ को हम नेज़ल पॉलिप का शिकार देखें और वो अचानक से बोले कि मुझे बग़ैर दर्द के और ब्लड का फ़्लो नाक से शुरू हो गया है, तो ये नेज़ल पॉलिप भी एक रीज़न हो सकते हैं नक्सीर के फूटने के या नक्सीर के ब्लड के जारी होने के। इसी तरह एक और जो रीज़न हो सकती है नक्सीर के जारी होने का वो है नाक की चोट। नाक की अंदरूनी चोट भी हो सकती है, नाक पे लगने वाली हल्की सी जर्द भी हो सकती है जो कि ब्लड फ्लो का बाइस बन सकती है और हम उसे नक्सीर में ही काउंट करेंगे।
اسی طرح اگر کوئی مریض ہائپرٹینشن کا پیشنٹ ہے، مینس کہ اس کا بی پی اچانک ہائی ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو وہ باریک نلیوں کو بھی متاثر کرے گا، اور نوز کی نالیوں کو یا نوز کی وینز کو اگر وہ متاثر کرے گا بلڈ پریشر، تو اس سے بھی بلڈ کا فلو ہو جانا ایک کامن بات ہے۔ تو اگر ہائپر ٹینشن بھی اس سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک ریزن ہے نکسیر کے جاری ہو جانے کا۔ اسی طرح سے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بلڈ میں خون جمنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات خون جمنے کی صلاحیت ختم بھی ہو جاتی ہے ایسے مریضوں میں۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے نکسیر کے عمل کو جاری کرنے کی، مطلب یہ کہ اگر بلڈ میں خون جمانے کی صلاحیت نہ ہو یا کم ہو جائے، کوئی پیشنٹ ایسی بیماری میں مبتلا ہو، تو بھی نکسیر کا جاری ہونا ایک کامن بات ہے۔ اگر اسی طرح ہم کہیں کہ جو بلڈ میں سیلز ہوتے ہیں پلیٹیلیٹس بھی ایک اچھا ذریعہ ہوتے ہیں بلڈ کو جمانے میں یا ان کے جمنے کی صلاحیت کو ابھارنے میں۔ تو اگر پلیٹیلیٹس کی مقدار کم ہو جائے بلڈ میں تو بھی نکسیر جاری ہو سکتی ہے۔ تو دوستوں یہ تو تھی کچھ وہ وجوہات جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایپسٹیکسس ہو سکتی ہے، یا پھر یہ مریض نکسیر کا جو ہمیں مشاہدے میں آیا ہے اس میں ان وجوہات کی بنا پر یہ بیماری پائی جا سکتی ہے۔ لیکن کنفرمیشن کے لیے ہمیشہ ہمیں لیبارٹری ٹیسٹ پر ریلائی کرنا پڑتا ہے، جس میں سب سے پہلے تو اگر ہم لیبارٹری ٹیسٹ کی بات کریں، ہمیں سب سے پہلے بلڈ میں پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ چیک کروانا پڑے گا کہ اس میں پلیٹلیٹس کاؤنٹ کہیں کم تو نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ میں خون جمنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے اور وہ وداؤٹ پین فلو کر رہا ہے۔ سیکنڈلی ہمیں بلڈ میں جو لیول چیک کروانا پڑے گا وہ پی ٹی اور پی ٹی ٹی کا کروانا پڑے گا، جس کی بنا پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو خون میں ہے اس ایک دم سے فلو کیوں کر رہا ہے۔ تھرڈ ون جو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے وہ سب سے پہلے ہمیں مریض کا بی پی چیک کرنا ہے اور اس کو مانیٹر کرنا ہے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، ایک بہت ہی مین ریزن ہے اس طرح سے اچانک بلڈ کے فلو کر جانے کی۔ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض کو بھی نہیں پتا ہوتا، اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے اور ایک دم سے نوز سے بلڈ کا فلو ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام جو پریشر ہوتا ہے اس کا وہ کمزور وینز پہ آتا ہے اور اس طرح سے وہ بلیڈ کر جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم مریض کی جب ہسٹری لیں گے تو ہمیں بعض اوقات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسی ایلوپیتھک دوائیں یوز کر رہے ہیں جو کہ خون کو بہت زیادہ پتلا کرنے کا سبب بن رہی ہیں، اور زیادہ خون اگر پتلا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، اور بہت زیادہ پتلا خون بھی نکسیر کا باعث بن سکتا ہے۔ ان اگر دواؤں میں ہم ذکر کریں ڈسپرین وغیرہ، اور بعض اوقات آرتھرائٹس کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے بھی کچھ ڈاکٹرز اس طرح کی دوائیں لکھ دیتے ہیں جو کہ بلڈ کو پتلا کرنے کی سبب بنتی ہیں، اور پھر یہ ایک ریزن بن جاتی ہے نکسیر آ جانے کی۔ اچھا، ایکسٹرنلی اگر ہم دیکھیں تو ہم ناک کا اندرونی معائنہ کریں گے، اور اندرونی معائنہ کرنے پر ہم اندازہ لگا پائیں گے کہ ناک میں کس قدر خشکی ہے، یا اس کی جو جھلیاں ہیں وہ کس قدر ڈرائینس کی شکار ہیں، یا پھر ان میں پالپس تو نہیں ہیں جو ذرا سی بھی ریگڑ برداشت نہیں کر پاتے اور ایک دم سے بلیڈ کر جاتے ہیں۔ تو ایکسٹرنلی ہم اس طرح سے مشاہدہ کریں گے اور کنفرم کریں گے کہ مریض کو نکسیر کیوں آ رہی ہے۔ دوستوں، ابھی تک ہم نے جن موضوعات پہ بات کی وہ نکسیر کے حوالے سے سائن، سمٹمز اور ریزنز کی تھیں کہ ایسی کون سی ریزنز ہیں اور ایسی کون سی علامات ہیں جن کی بنا پر ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ مریض نکسیر کے مرض کا شکار ہے۔ آئیے اب آ جاتے ہیں اپنے ہومیوپیتھک علاج کے طرف، جو کہ نکسیر کا علاج کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہمارے ہومیوپیتھک میں بہت سی ایسی دوائیں ہیں جن کی وجہ سے اگر ہم ایز پر سمٹمز دوا کو یوز کرائیں تو 100% گارنٹی کے ساتھ نکسیر کا علاج ممکن ہے۔ سب سے جو مین ریمیڈی ہم نکسیر میں یوز کر سکتے ہیں، خاص طور پر بچوں کی نکسیر میں، کیونکہ ان کے بلڈ کا رنگ بہت زیادہ سرخ اور چمکدار ہوتا ہے،
तो अगर हम फीरम फॉस 3x में बच्चों को इस्तेमाल कराएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट रिज़ल्ट इसके मिलते हैं और 100% रिज़ल्ट फीरम फॉस 3x के हवाले से सामने आते हैं। इसी तरह कलकेरिया फास भी है। अगर हम 3x में कलकेरिया फास को यूज़ कराएंगे दीगर अद्वियात के साथ साथ एज पर सिम्टम्स तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। नक्सीर में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही अहम और सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ब्रायोनिया 30। जब भी कोई आपके पास ऐसा मरीज़ आए जिसे नक्सीर की शिकायत हो तो सबसे पहले ब्रायोनिया 30 इस जिम में इस्तेमाल की जाए। इसके 100% जो रिज़ल्ट हैं वो हमें हमेशा मिले हैं। पल्साचिला 30 ये वो दवा है जो कि ब्रायोनिया के बाद सेकेंडरी बहुत हाईली रिकमेंड की जाती है नक्सीर के जिम में, कि अगर ब्रायोनिया के बाद सेकेंडरी हाई रिकमेंडेड दवा हमें पल्साचिला 30 है जो कि देनी चाहिए। इसी तरह एक और दवा जिसका मैं ज़िक्र करना मुनासिब समझूंगी वो है हेमामेलस क्यू में। अभी तक जितनी दवाएं मैं आपसे डिस्कस कर रही थी वो या तो 30 में थी या 3x में थी, लेकिन हेमामेलस हमें क्यू में देनी चाहिए उस सूरत में जबकि गहरा चमकदार सुर्ख खून नक्सीर से आ रहा हो। इसी तरह नक्सीर के लिए एक और बहुत बड़ी रेमेडी जिसका मैं ज़िक्र करना मुनासिब समझूंगी वो है मिलीफोलिनियम। अगर गहरे रंग का सुर्ख खून तेज़ी के साथ बह रहा हो नक्सीर से तो फौरी हमारा जहन जाना चाहिए मिलीफोलिनियम में, और ये भी हम क्यू में देंगे। मिलीफोलिनियम के बारे में एक और बात बताती चलूँ कि हर किस्म के जरियाने खून को रोकने की ये बहुत ही बेहतरीन दवा कहलाई जाती है होम्योपैथिक में। इसी तरह आर्निका 30 जैसे कि आप लोग जो हमारे होम्योपैथिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि आर्निका चोट में बहुत बेहतरीन काम करती है, तो ये भी नक्सीर में बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अगर किसी बैरूनी चोट की वजह से ये आर्जा लाहक हुआ हो नक्सीर का तो बेहतरीन 100% रिज़ल्ट इसके हमें मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ वो ऐसी होम्योपैथिक दवाएं जो कि नक्सीर के मरीज़ों में बहुत तीर बहदफ काम करती हैं, और अगर हम एज़ पर सिम्टम्स इन दवाओं को इस्तेमाल कराएं तो हमें 100% रिज़ल्ट्स इसके मिलते हैं। अब यहाँ मैं कुछ एहतियाती तदाबीर का भी जिक्र करना चाहूँगी जो कि हमें नक्सीर के मरीज़ों को ज़रूर बतानी चाहिए ताकि वो फौरी तौर पर उस पर अमल करके अपने जरियाने खून को रोक सकें, या उनके साथ जो लोग होते हैं वो उस पर अमल करवा कर जरियाने खून को रोकने में माविन साबित हों। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हर किस्म के गर्म तासीर की अशिया को ऐसे मरीज़ों की खुराक में शामिल होने से परहेज़ कराना है, यानी वो ग़िज़ाएँ जो गर्म तासीर रखती हैं वो नक्सीर का पेशेंट इस्तेमाल नहीं करेगा। सेकेंडली, अगर नक्सीर आ जाती है तो इस सूरत में फौरी तौर पे मरीज़ के सर पे ठंडा पानी डलवाएं ताकि जरियाने खून जो बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है उसमें एकदम से कमी आ सके और नक्सीर आहिस्ता आहिस्ता बंद हो सके। इसके अलावा अगर हम बाज़ जगहों पे देखा गया है कि मरीज़ के दोनों हाथ ऊपर की तरफ करा दिए जाते हैं ताकि नक्सीर रुक सके, या सर पीछे की तरफ कराया जाता है। ये मिथ्स हैं और इस पर अमल करने से कोई किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होता, लिहाजा इनको इस तरह की हरकत से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप मरीज़ का सर पीछे की तरफ कराते हैं तो वो खून दिमाग की तरफ भी जा सकता है। लिहाजा मरीज़ का सर हमेशा नीचे रख के और उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। इसी तरह मरीज़ को ज़रूर ये बोला जाएगा कि आप ठंडी तासीर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना शुरू करें, और इसके अलावा ऐसे मकामात पर जाने से परहेज़ करें जहाँ का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई हो या वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो। ऐसी जगहों पे जाने से नक्सीर के मरीज़ को परहेज़ करना चाहिए।
تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ولاگ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں جو میں نے ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوں گی. اگلی ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.